हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 टर्म 2 बोर्ड हिंदी बी से एक चैप्टर कारतूस, जिसके लेखक हैं हबीब तनवीर। तो आइए पहले लेखक हबीब तनवीर के बारे में कुछ जान लेते हैं। 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर ने 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक का मतलब होता है ग्रेजुएशन। तत्पश्चात ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का अध्ययन करने गए और फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की। नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त हबीब तनवीर ने लोक नाट्य के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित हबीब तनवीर के कुछ प्रमुख नाटक हैं: आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी। तो आइए अब हम पाठ शुरू करते हैं। अंग्रेज इस देश में व्यापारी के भेष में आए थे, ये तो हम सभी जानते हैं। शुरू में वे व्यापार ही करते रहे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। उनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के कई प्रयास भी शुरू हुए थे। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही जाबाज के कारनामों का वर्णन है जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर करना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर इतना निडर था कि शेर की मान में घुसकर उससे दो हाथ करने की मानिंद कंपनी की बटालियन के खेमे में ही नहीं आ पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रौब गालिब किया कि उसके मुंह से भी वे शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं ही बोले जा सकते हैं। तो ये था पाठ प्रवेश। तो आइए अब हम चैप्टर शुरू करते हैं, कारतूस। तो इसमें किन किन पात्रों का उल्लेख किया गया है वह अभी हम जान लेते हैं। एक कर्नल, एक लेफ्टिनेंट, एक सिपाही और एक सवार। तो सवार आप देखेंगे कि यहाँ पे वज़ीर अली नाम के एक आदमी को कहा गया है। अवधि इस पार्ट की कितनी है? 5 मिनट। ये एक एकांत की पार्ट है, यानी कि 1 एक्ट प्ले। किस समय लिखी गई थी? सन 1799। समय था रात्रि का और स्थान था गोरखपुर के जंगल में। कर्नल कॉलिंस, ये एक कर्नल है अंग्रेज़ी फ़ौज के, इनके खेमे का अंदरूनी हिस्सा। तो सबसे पहला वार्तालाप कर्नल और लेफ्टिनेंट के बीच है। कर्नल: जंगल की ज़िंदगी बहुत खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट: हफ्तों हो गए हैं यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए। ये वज़ीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। तो आप देख सकते हैं कि हाँ, ये वज़ीर अली की बात हो रही है और इसके बारे में भी आपने पढ़ा कि यही वो जाबाज सिपाही है जो अंग्रेज़ों से नफ़रत करता है और उन्हें हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ना चाहता है। तो इसको पकड़ने का आदेश दिया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर्नल को। तब ये यहाँ पे गोरखपुर के जंगलों में खेमा डाले हुए, खेमे का अर्थ होता है टेंट लगाए हुए बैठे हैं। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। कर्नल: उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफ़रत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेज़ी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। तब ये कहते हैं कि वज़ीर अली के अफसाने सुनकर, यानी कि उसके कारनामे सुनकर रॉबिन हुड की याद आ जाती है। रॉबिन हुड कौन था? तो ये रॉबिन हुड एक आदमी था जो कि अंग्रेज़ों से, वो अमीरों से बड़ी नफ़रत करता था और उनका पैसा लूटकर गरीबों में बांट दिया करता था। तो वैसे ही वज़ीर अली अंग्रेज़ों से नफ़रत करता था और भारतीयों से प्रेम करता था। तब इसमें कही है कि वज़ीर अली ने 5 महीने हुकूमत की। वज़ीर अली यानी राजा था। तो वज़ीर अली ने 5 महीने हुकूमत की, लेकिन इसमें वह अंग्रेज़ी असर को पाक कर देने, यानी कि गायब कर देने में कामयाब हो गया था। अब लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछता है, कर्नल कॉलिंस, ये सादत अली कौन है? तो कर्नल कहता है, आसिफुद्दौला का भाई। तो आसिफुद्दौला कौन है? अभी आप पढ़ेंगे। वज़ीर अली और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वज़ीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। तो आसिफुद्दौला नवाब था अवध का। तो इस आसिफुद्दौला का भाई है सादत अली। अब आसिफुद्दौला के कोई संतान नहीं थी, लेकिन तो सादत अली समझता था कि उसे ही तख्त पर बैठाया जाएगा, उस अवध के सिंहासन पर बैठाया जाएगा और उसकी ज़िंदगी बड़े ऐशो आराम से कटेगी। लेकिन जैसे ही वज़ीर अली का जन्म हुआ तो उसने सादत अली के सारे सपनों पर पानी फिर गया और उसने वज़ीर अली की पैदाइश को अपनी मौत ख्याल किया। तो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में कि वज़ीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत क्यों ख्याल किया।
तो आप उसमें यहाँ से आसिफ ये लिख सकते हैं, ये वाला डायलॉग पूरा अपने सेंटेंस में। अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे बाद में। लेफ्टिनेंट, मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बैठाने में क्या मसलहत थी? तो मसलहत का मतलब होता है फ़ायदा, क्या फ़ायदा था? तो कर्नल जवाब देता है, सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत दे दी है और 10 लाख रुपए नकद। अब वो भी मज़े करता है और हम भी। तब ये देखिए, सादत अली ने अपने ऐश और आराम के लिए कि उसको कोई ख़तरा ना हो, तो इसने कर्नल को, अंग्रेज़ी सरकार को 10 लाख रुपए और कुछ पैसे दे दिए हैं। 10 लाख रुपए और अपनी आधी जायदाद दे दी है। तो अब ये भी मज़े करता है और हम भी मज़े करते हैं। तब लेफ्टिनेंट कहता है, सुना है ये वज़ीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। तब ये देखिए, एक नाम, महत्वपूर्ण नाम आया है, अफ़गानिस्तान का बादशाह शाह जमा। तो अब ये लेफ्टिनेंट कहता है कर्नल से कि सुना है कि वज़ीर अली जो है इसने हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए, ताकि अंग्रेज़ भाग जाएं, तो इसलिए उसने अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को निमंत्रण दिया है कि आप हमला कीजिए हिंदुस्तान पर। तब कर्नल इसका प्रत्युत्तर देते हैं, कहते हैं अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वज़ीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। तब यहाँ पे देखिए कितने सारे नए नामों का नए नाम सामने आए हैं। शमसुद्दौला, तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, और टीपू सुल्तान। तो आपने अपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा टीपू सुल्तान कौन था। तब कर्नल कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के सबसे पहले जो निमंत्रण दिया था हमले के लिए, तो वो टीपू सुल्तान ने दिया था, फिर वज़ीर अली ने बुलाया और अब इसे शमसुद्दौला ने बुला लिया। तब ये लेफ्टिनेंट पूछते हैं शमसुद्दौला कौन है? तो कर्नल जवाब देते हैं कि बंगाल के नवाब का निस्बती भाई है। तो कोई बंगाल का जो कोई नवाब है उसका भाई है। निस्बती का मतलब रिश्ते से भाई लगता है। अब बहुत ही ख़तरनाक आदमी है। तो लेफ्टिनेंट अब कहता है इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के ख़िलाफ़ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। तो अब कर्नल कहते हैं जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्जली के हाथों सब खो बैठेगी। तब लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगता है कि सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता है। तो आप इसका आंसर ये लिखेंगे कि पहले अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को टीपू सुल्तान ने हिंदुस्तान पर हमला करने का निमंत्रण दिया था, उसके बाद वज़ीर अली ने, और अब बंगाल के नवाब के भाई शमसुद्दौला ने। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका ख्याल ज़रूर करें। और अब कर्नल कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया कि आक्रमण हुआ तो बक्सर और प्लासी का जो युद्ध आपने सुना हुआ था, उसके जितने भी उससे जो फ़ायदा हुआ था अंग्रेज़ी सरकार को, वह सब बेकार हो जाएगा और कंपनी ने जो कुछ भी हासिल करा था उस वक्त के लॉर्ड क्लाइव के हाथों, वह लॉर्ड वेल्जली के हाथों सब खो बैठेगी। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि इससे तो ये पता चलता है कि वज़ीर अली की आज़ादी बहुत ख़तरनाक है और हमें किसी भी तरह इसको गिरफ़्तार कर लेना होगा। तब कर्नल कहते हैं इसीलिए तो पूरी एक फ़ौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। तो देखिए, एक मुहावरा भी सामने आ गया, आंखों में धूल झोंकना। तो ये ध्यान रखिएगा कि मुहावरे भी आ सकते हैं आप एग्ज़ाम में। और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता, उसके साथ चंद जाबाज हैं, मुट्ठी भर आदमी मगर ये दमखम। तो ये कहते हैं कि कर्नल कि इतने मुश्किल से इसका पीछा, इतने सालों से इसका पीछा कर रहा हूँ, लेकिन ये कभी भी हाथ नहीं आता, हमेशा फ़रार हो जाता है। थोड़े से ही आदमी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हलचल मचा रखी है। तो लेफ्टिनेंट कहता है सुना है वज़ीर अली जाती तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। तब कर्नल कहते हैं हाँ, बहादुर नहीं होता तो कंपनी के वकील का कत्ल ना करता। तो आपके पास अभी एक नई वो आती है समस्या कि कंपनी के वकील का कत्ल भी किया गया था वज़ीर अली के हाथों। तब लेफ्टिनेंट पूछता है कि कत्ल का क्या किस्सा हुआ था। तो कर्नल कहता है कि किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वज़ीर अली को बनारस पहुंचा दिया। तो उसको उसके पद से मतलब वज़ीर अली को उसके पद से, यानी कि नवाब के पद से हटाने के बाद वज़ीर अली को बनारस भेज दिया गया और 3 लाख रुपए का सालाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया गया। तो वजीफ़ा का अर्थ होता है कि जो पालन पोषण के लिए दी गई रकम होती है, जैसे कोई मरता है तो सरकार उसके लिए मुआवजा देती है, तो उस तरह से वजीफ़ा उर्दू का शब्द है, मुकर्रर कर दिया गया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कोलकाता तलब किया। वज़ीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है।
वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे ही भला बुरा सुना दिया। वज़ीर अली के तो दिल में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नफ़रत कूट कूट कर भरी ही है। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। तो अगर आता है कि वकील का कत्ल क्यों किया गया था, तो आप ये पूरा पैराग्राफ लिख देंगे कि वज़ीर अली को उसके पद से हटा दिया था और बनारस पहुंचा दिया, लेकिन गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया था। अब देखिए, आप बनारस से कलकत्ता आएगा कोई इंसान बार बार, तो बार बार उसे तलब करता था। तलब का अर्थ होता है याद करता था, बार बार उसे बुलाता था कलकत्ता। तो वज़ीर अली ने कंपनी के वकील के पास गया, लेकिन वकील ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे ही कह दिया, उल्टा सुल्टा बता दिया, उसे सुना दिया। तो वकील की बातों से गुस्सा आया और उसके दिल में पहले ही अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नफ़रत थी। उसने खंजर से, तो आप ये भी याद रखिए, वेपन भी याद रखिए, किस हथियार से उसने कत्ल किया, खंजर से उसका काम तमाम कर दिया और भाग गया। अब ये पूछता है क्या वो भागे कत्ल करने के बाद? तब कर्नल कहता है हाँ, जो हमें जानकारी मिली है तो वह अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। तो जानिसार होते हैं कि जो आपके कुछ भी कहने पे, एक बार कहने पे अपनी जान तक दे देते हैं। तो उनके साथ आजमगढ़ भाग गया। अब आजमगढ़ के हुक्मरान ने उसे उन लोगों की अपने हिफाजत से घाघरा पहुंचा दिया। तब आजमगढ़ के जो वो थे, राजा थे, नवाब थे, उन्होंने उन लोगों को वज़ीर अली और उनके जानिसारों के साथ को अपनी हिफाजत से घाघरा तक पहुंचा दिया। एक जगह है घाघरा, वहाँ तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां, अब कर्नल कहता है कि जो जानकारी है वो है, ये कारवां इन्हीं जंगलों में, गोरखपुर के जंगलों में भटक रहा है।